हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो जनरल साइंस का 1000 एमसीक्यूज का ये जो सीरीज चल रहा है, इसका ये तीसरा एपिसोड है और इसमें हम ऐसे क्वेश्चंस देख रहे थे जो आरआरबी जेईई 2019 में पूछे गए थे। ये आपका बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आने वाले जितने भी एग्जाम आपके रेलवे से रिलेटेड हैं उनके लिए ये हेल्पफुल रहने वाला है। और इसका जो पीडीएफ है वो नीचे आपको कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आपको मिल जाएगा, तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए फिर हम लोग मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो अब तक हम लोग 100 क्वेश्चन कर चुके थे, उसके आगे बढ़ना था 101वें क्वेश्चन से। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स डैश इन सनलाइट, यानी सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में किस कलर में बदल जाता है। तो ये जो सिल्वर क्लोराइड है ना, ये आपका व्हाइट कलर का होता है। पहले ये एक पाउडर होता है जो कि पहले व्हाइट कलर का होता है। जैसे इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, इसका कलर चेंज हो जाता है। कैसा कलर हो जाता है? तो ये ग्रे कलर का हो जाता है। बी आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट है। एक्चुअली ये डीकम्पोज हो जाता है सनलाइट पड़ते ही। और आपको पता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी एक रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाता है। तो यहाँ पर पहले जो सिल्वर क्लोराइड था ये व्हाइट कलर का था, लेकिन जैसे ही सनलाइट के प्रेजेंस में आया, इसका कलर चेंज हुआ, ये आपका ग्रे कलर का हो गया। ये आपका सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट गया, लेकिन जो सिल्वर है वो अब ग्रे कलर का हो गया। इसका यूज देखिए, पहले जो फोटोग्राफी होती थी ना उसमें होता था। कुछ ना कुछ तो वजह होगी जिससे ये पूछा जाता है। पहले जो फोटोग्राफी होती थी ब्लैक एंड व्हाइट, जिसको आप बोलते हो, है ना, ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती थी, इसमें जो भी सिल्वर क्लोराइड का ही यूज होता था। उसमें जो भी पोर्शन आपको चाहिए होता था, जो इमेज के रूप में आपको चाहिए होता था, उस पोर्शन पर फ्लैश पड़ता था और वो पोर्शन आपका व्हाइट से ग्रे कलर का चेंज हो जाता था, वहीं आपको इमेज मिलता था। तो फोटोग्राफी में होता था, ये भी आप ध्यान रखना, इसका एक एप्लीकेशन हो गया। फिलहाल में बी आंसर हमारा करेक्ट है कि सिल्वर क्लोराइड सनलाइट पड़ते ही ग्रे कलर का हो जाता है। आगे है, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 14 इज हार्ड एंड फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड एंड अ कोवेलेंट हैलाइड। टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डज द एलिमेंट बिलोंग। तो यार ये अगर पहले ही बोल दिया कि एटॉमिक नंबर 14 है, तो ये किस से बिलोंग करता है? क्या ये एलॉय है, मेटल है, मेटलॉइड या नॉन मेटल्स? तो आपको पता है एटॉमिक नंबर, ये जो परमाणु संख्या 14 है वो किसका होता है? ये सिलिकॉन का होता है। और सिलिकॉन क्या है? मेटल है, नॉन मेटल है या मेटलॉइड है? तो ये एक मेटलॉइड है, ये एक उपधातु है। इसको हिंदी में उपधातु कहते हैं। तो ये उपधातु है। मैंने आपको याद भी कराया था ट्रिक से कि बोल दो ना जरा सिमरन से, ऐसे, ठीक है, बोल दो ना जरा सिमरन से, जिसमें सिमरन जो थी यानी सिलिकॉन, ये सिलिकॉन आपका क्या है? उपधातु है। टोटल 7 आपके उपधातु होते हैं सिमरन से। और आगे बताया था मैंने, ऐश्वर्या, सब कुछ तेरा, पूजा, है ना, ओलिनियम, टेल्यूरियम, ऐसे करके आपका आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी। ये जितने भी आपको दिख रहे थे, ये आपके क्या होते हैं? मेटलॉइड्स होते हैं, उपधातु होते हैं। और वैसे भी यहाँ पर बोला है कि एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, तो सिलिकॉन ऑक्साइड अगर जो बनता है, ये इसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। और कोवैलेंट हाइलाइड बोले तो जैसे यहाँ पर आपका सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड होता है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर चूंकि 14 होता है, इसके आउटर मोस्ट में अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन को देखो, तो ये 4 इस क्लोरीन के साथ यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हुए आपको दिखेंगे, राइट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये सिलिकॉन था, जो कि एक मेटलॉइड है, उपधातु है। आगे है, डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो दोहरा निषेचन किसकी विशेषता है? ये ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या मोनोकॉट्स, एंजियोस्पर्म में से किस में डबल फर्टिलाइजेशन होता है? देखिए, जो ब्रायोफाइटा होते हैं इनमें तो जड़, तना और पत्तियों का ही अभाव होता है, दिखते ही नहीं है। और ये जो जिम्नोस्पर्म है, इसमें नग्न बीज होते हैं जिनपे कोई आवरण ही नहीं होता है। और ये जो एंजियोस्पर्म है, इनको हम लोग फ्लावरी प्लांट बोलते हैं, जिसमें भी फूल लगते हैं ना, जिसमें भी फ्लावर, ठीक है, जिसमें भी फूल लगते हैं, उन्हें हम एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में रखते हैं। और इन्हीं में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी दोहरा निषेचन होता है। अब देखिए, पहले निषेचन में क्या होगा? उसमें आपका भ्रूण बनेगा, यानी एम्ब्रियो बनेगा। और दूसरे निषेचन में क्या होगा? एंडोस्पर्म का निर्माण होगा, जो बीज का पोषण का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जो फ्लावरी प्लांट हैं जिनमें पॉलिनेशन हुआ या निषेचन हुआ, तो उसके बाद क्या होगा कि पहले फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो, और दूसरे में एंडोस्पर्म बनेगा, जो कि इस बीज के पोषण का काम करता है। तो एंजियोस्पर्म आपको ध्यान में रहेगा, जितने भी फ्लावरी प्लांट होते हैं जिनमें फूल लगते हैं, उनमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। आगे है, ट्रांसपिरेशन डिक्रीजेज इन डैश कंडीशंस, यानी किन स्थितियों में वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। अब देखिए, वाष्पोत्सर्जन का मतलब कि जो पौधे होते हैं, इन पौधों में जो पत्तियां होती हैं, इनके पत्तियों से
पानी का वाष्प बन करके उड़ना, ये आपका ट्रांसपिरेशन कहलाता है, या फिर किसी भी पार्ट से कह लो, अगर पानी वाष्प बन करके उड़ रहा है पौधों के, तो ये आपका ट्रांसपिरेशन कहलाएगा। अब पहले से ही अगर आपके एनवायरनमेंट में वाटर के छोटे छोटे वेपर्स मौजूद हैं, तो ये बेचारे कहाँ से निकलेंगे? ये पहले ही कोई बोलेंगे कि यार इतनी भीड़ पहले ही है, तुम लोग क्या करोगे बाहर आकर के? तो ऐसी कंडीशंस में ट्रांसपिरेशन कम होता है। तो कब ये कंडीशन आपको मिलता है देखने को? बरसात के मौसम में आपको देखने को मिलता है, या फिर आप कह लो ठंडी के मौसम में देखने को मिलता है, जब टेम्परेचर आपका बहुत ही कम होता है। तो दो दो रीजन हो सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं हाई ह्यूमिडिटी। हाई ह्यूमिडिटी का मतलब जैसे ही बरसात होता है, तो हमारे इन्वायरमेंट में वाटर के छोटे छोटे वेपर्स चारों तरफ आपको देखने को मिलेंगे, जिसके कारण हम कहेंगे कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई है। या फिर आप कह लो जब लो टेम्परेचर हो, तो लो टेम्परेचर तो कहीं नहीं ऑप्शन में है, बट हाई ह्यूमिडिटी है, यानी उच्च आर्द्रता के केस में ट्रांसपिरेशन कम होगा, राइट। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर वेपर्स हैं ये आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया, तो वाटर वेपर्स आपको देखने को कम मिलेंगे। तो जब वाटर वेपर्स कम मिलेंगे, तब यहाँ से पौधों के पत्तों में से जो पानी है वो ज़्यादा अमाउंट में बाहर निकल पाएंगे, राइट। तो यहाँ पर अगर ट्रांसपिरेशन डिक्रीज होने का कारण पूछे, तो आपको बताना है हाई ह्यूमिडिटी, उच्च आर्द्रता, या लो टेम्परेचर, जो कि ऑप्शन में नहीं है। आगे है अ स्ट्रॉन्ग एसिड इन सॉल्यूशन इज। घोल में एक मजबूत अम्ल डैश है। तो देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड किसी सॉल्यूशन में मोस्टली आयंस देता है। डी आंसर हमारा करेक्ट है, ये अधिकतर आयंस देता है। जब भी आप एसिड लोगे, कैसे पहचान करोगे कि ये आपके हाइड्रोजन आयंस देते हैं, और जबकि जो बेस होते हैं वो आपको हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, जब भी ये वाटर में या किसी सॉल्यूशन में जाते हैं। तो डी आंसर हमारा करेक्ट है, ये मोस्टली आयंस देते हैं। आगे है टू हाउ मेनी कार्बन एटम्स इन इज ईच कार्बन एटम बॉन्डेड इन डायमंड, यानी हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने कार्बन परमाणुओं से बधा होता है? तो ये टोटल 4 कार्बन परमाणुओं से बधा होता है। डी आंसर हमारा करेक्ट है। कुछ इस तरीके से आप देखोगे, एक जो कार्बन एटम है यहाँ पर, वो 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है, ऐसे 4 कार्बन परमाणुओं से बधा होता है, जिस अरेंजमेंट को हम लोग टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी डायमंड को हम लोग नेचुरल रूप से सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कहते हैं, राइट, यानी ये सबसे कठोर आपका मटेरियल है, नेचुरली पाया जाने वाला। आगे है एन शेल विल हैव मैक्सिमम ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन्स। एन कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो ये तो काफी आसान सा सवाल है, KLMN। ये जो आपके शेल होते हैं, जिसकी हम नंबरिंग 1, 2, 3, 4 कर रहे हैं, यानी पहला वाला शेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इसके लिए ये फार्मूला आप यूज कर लेते हो सिंपली। वैसे तो आपको पता भी होगा, लेकिन कहीं कहीं पर ये फार्मूला ही पूछ देता है, 2n²। तो हमको तो n का पूछा है, तो 4 का स्क्वायर इंटू 2 यानी 16 इंटू 2 32, डी विल बी द राइट आंसर। तो आसान सा सवाल ये था। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मटेरियल ऑन द अर्थ। तो निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे हल्का पदार्थ है? अब देखिए, लाइटेस्ट अगर एलिमेंट पूछता आपसे, अगर आपसे लाइटेस्ट एलिमेंट पूछता, तो ये आप किसको बताते? आप कहते कि लाइटेस्ट एलिमेंट तो हमारा हीलियम है। लेकिन यहाँ पर आपसे मटेरियल पूछा है, और एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनको आप डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, वो अपने अंतिम रूप में होते हैं। लेकिन मटेरियल्स जो कि एक या फिर कई से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर के बने होते हैं, उनको कह सकते हैं। तो इन ऑप्शंस में से उन मटेरियल को हमको बताना है, वो कौन सा मटेरियल है जो सबसे हल्का है, लाइटेस्ट है। तो ये आपका होता है एरोग्राफीन, राइट। ये आंसर हमारा करेक्ट है। ये कुछ आपको इस तरीके का दिखेगा, ये आप देख सकते हो कि ये जो फूल है इसके ऊपर भी ये टिका हुआ है, इतना हल्का ये होता है, राइट। तो यहाँ पर ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो एरोग्राफीन होता है, ये आपका इन ऑप्शंस में से सबसे लाइटेस्ट मटेरियल, या फिर कह लो अर्थ में पाया जाने वाला ये सबसे हल्का पदार्थ है। आगे है हु प्रिपेयर द फर्स्ट इफेक्टिव वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो। तो पोलियो के विरुद्ध पहला प्रभावी टीका किसने तैयार किया था? तो ये जोनास ई शाल्क ने किया था। किसने किया था? जोनास ई शाल्क ने। तो याद रहेगा आपको, ये जो पोलियो वैक्सीन है इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? जोनास ई शाल्क ने। आगे है माइकोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ। माइकोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी कह लो आप, साइटोलॉजी, आपको पता है साइटोलॉजी ह्यूमन सेल्स, वायरोलॉजी वायरस, बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया का अध्ययन, और ये जो आपका माइकोलॉजी है ये फंजाई कवक का अध्ययन हो गया, राइट। तो डी आंसर हमारे यहाँ पर करेक्ट है। आसान सा सवाल था ये।
व्हाट काजेस द मैड काउ डिजीज इन कैटल, यानी मवेशियों में पागल गाय रोग का कारण क्या होता है। तो मवेशी बोले तो कैटल का मतलब जितने भी ऐसे पालतू जानवर होते हैं जिनको हम लोग दूध के उत्पादन के लिए पालते हैं, या फिर आप कह लो बीफ के लिए पालते हैं, यानी मांस के लिए, ये आपके मवेशी कहलाते हैं। अब इनमें ये जो मैड काउ डिजीज है ये किस कारण से होता है। तो ये जो मैड काउ डिजीज है, पागल गाय रोग, ये उनको मीट या फिर बोन्स, यानी मांस या फिर हड्डी का भोजन फीड कराने से होता है। जैसे अगर उनके आप चारे में जो भी कुछ वो खाते पीते हैं उनमें आप हड्डी ले जा करके रख दो या फिर मीट रख दो, अगर वो गलती से खा ले तो उनको ये मैड काउ डिजीज हो जाता है। और आपने तो देखा है, आप जानते भी होंगे कि जो गाय होती है इसके आगे अगर आप मांस का टुकड़ा रख दो तो ये भले ही भूखे मर जाएगी लेकिन ये उसको खाती नहीं है। तो अगर गलती से आपने इसको जबरदस्ती खिला दिया चारे में मिला करके तो इनको मैड काउ डिजीज हो जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राइट, आगे है द सिंबल ऑफ मोल इन एसआई यूनिट्स इज, यानी एसआई इकाइयों में मोल का प्रतीक क्या है। तो कुछ नहीं, ये आपका मोल ही होता है। इसको हम लोग मोल, सिंबल इसका क्या होता है, मोल। राइट, बी आंसर हमारा करेक्ट है। आपको बस ये जानना है कि एक मोल में क्या होता है। 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल कह लो, एटम कह लो, ठीक है, एटम कह लो, या फिर आप मॉलिक्यूल कह लो, या फिर आप पार्टिकल्स कह लो। राइट, पार्टिकल्स कह लो या फिर आप आयंस कह लो। तो एक मोल में इतने, जैसे आप कहते हो ना कि एक डजन में पहले बनाना फेमस होता है, ठीक है, कि 12 केले। ऐसे ही एक डजन में आप कह सकते हो कि 12 पेन होते हैं, एक डजन में आप कह लो 12 बुक होते हैं, कुछ भी आप कह लो, है ना। तो उनकी क्वांटिटी 12 ही होती है, भले ही जो आपका मटेरियल है वो बदल जाए। ऐसे ही जो एक मोल होता है, आप कोई भी चीज लाओ उसमें इतने ही एटम होंगे या इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे या इतने ही पार्टिकल्स होंगे। राइट, ये फिक्स है, अमाउंट ये फिक्स है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये सिंबल था मोल सिंपली और कुछ नहीं था। आगे है इन बनाना विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट अमाउंट, केले में निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक मात्रा में मौजूद होता है। अब केले में, बनाना में देखिए आपका ये जो नियासिन है यानी विटामिन बी थ्री को नियासिन कहते हैं, और ये जो राइबोफ्लेविन है यानी विटामिन बी टू, और ये जो प्रोटीन है ये सब पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि बनाना में ये सब नहीं पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में पोटेशियम आपको देखने को मिलता है। तो सी आंसर हमारा करेक्ट है। जो भी चीज किसी भी फल में या किसी भी स्रोत में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है उसी को हम कह देते हैं कि ये इसका अच्छा खासा स्रोत है। राइट, तो यहाँ पर पोटेशियम बनाना में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, इस वजह से पोटेशियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है व्हाट इज द ह्यूमन ईयर नॉर्मल ऑडिबल रेंज, मानव कान की सामान्य श्रव्य सीमा क्या है। तो ऑडिबल रेंज आपको पता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की जो रेंज होती है इसको हम सुन सकते हैं, ये ऑडिबल रेंज होता है। अगर इससे कम हुआ तो ये इंफ्रासोनिक हो जाएगा, और अगर इससे अधिक हुआ तो ये अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। राइट, अल्ट्रासाउंड। आगे है द सिंपलेस्ट वे टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर so as to get a continuous flow of current is to connect the conductor between the terminals of a, यानी कि किसी भी कंडक्टर को कह रहा है, कोई एक कंडक्टर है जिसका अपना कुछ एक रेजिस्टेंस वगैरह होगा, इसमें इसमें कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस को बनाए रखने के लिए और इसमें एक कंटिन्यूअस करंट को फ्लो कराने के लिए हम इनमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे। क्या हम वोल्ट मीटर लगाएंगे, क्या हम अमीटर लगाएंगे, रियोस्टेट लगाएंगे या बैटरी लगाएंगे, क्या चीज हम यूज करेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको इसमें करंट दौड़ाना है, कंटिन्यूअस फ्लो कराना है और इनका पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना है तो आप एक बैटरी यहाँ पर लगाओगे, है ना, जिससे कि क्या होगा, ये इसका हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो इनका आप डिफरेंस करके देखोगे तो यही इनके टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा जो कि मेंटेन रहेगा और इसमें एक बराबर कंटिन्यूअस करंट फ्लो करेगा। तो डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा कि हम बैटरी का यूज करेंगे। अब यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दोगे तो थोड़ी ना यहाँ पर करंट फ्लो कर जाएगा, या अमीटर लगा दो या रियोस्टेट लगा दो। तो करंट को अगर आपको कंटिन्यूसली फ्लो कराना है या फिर कह लो आप पोटेंशियल डिफरेंस को एक मेंटेन करना है तो इसके लिए आपको बैटरी का यूज करना होगा, सिंपल सी बात है। आगे है आइडेंटिफाई अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज नॉट अ वेक्टर। अब इनमें से उस भौतिक राशि की पहचान करना है जो सदिश नहीं है, यानी वेक्टर नहीं है, स्केलर है। देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट है इसका भी यूनिट मीटर होता है, जो डिस्टेंस है इसका भी यूनिट मीटर ही होता है, लेकिन जो डिस्टेंस होता है ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, जबकि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी आप डिस्टेंस कहते हो कि मैं यहाँ से चला, राइट, यहाँ से चला और अपने
नानी नाना के घर पहुंच गया और आपसे कोई पूछता है आप कितना दूरी चल करके आए हो, तो आप बताते हो कि मैं 70 किलोमीटर चल करके आया हूँ, है ना। यहाँ पर आपने कोई डायरेक्शन नहीं बताया कि मैं 70 किलोमीटर ईस्ट से चल करके आया हूँ, मैं साउथ ईस्ट से चल करके आया हूँ, राइट। जबकि अगर आप ऐसा बोलते हो कि मैं साउथ ईस्ट से चल करके आया हूँ, लेट अस सपोज आप कहते हो कि मैं साउथ ईस्ट से चल करके आया हूँ, तो आप क्या बता रहे हो, तो आप अपना डिस्प्लेसमेंट बता रहे हो, क्योंकि ये आपका जो आपके नानी नाना का घर है और ये जो आपका घर है, ये आपके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में पड़ता है आपके घर से। तो आप कह सकते हो कि मैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन से आ रहा हूँ। आपने एक डायरेक्शन जैसे ही बताया तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, राइट। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसमें हमको डायरेक्शन की जरूरत पड़ गई, तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही एक्सेलरेशन है, इसमें भी आपको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, फोर्स में भी पड़ती ही है। तो बचा आपका डिस्टेंस, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है, केवल मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है। ऐसे ही आपका वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी इसका भी जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड होता है, और स्पीड जो होता है ये भी आपका मीटर पर सेकेंड होता है। तो स्पीड जब आप कहते हो कि 50 किलोमीटर पर आवर से हम चल रहे हैं, तो आप सिंपली इसकी मैग्नीट्यूड को बता रहे हो, डायरेक्शन नहीं बता रहे हो, तो ये आपका स्पीड कहलाया। लेकिन अगर आपने ये मेंशन कर दिया कि हम 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये आपने डायरेक्शन जैसे ही बोला ये आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया, राइट। यानी आप इसकी अब वेलोसिटी को बता रहे हो। तो यहाँ पर फिलहाल में सी आंसर हमारा करेक्ट है। आगे है हेपेटाइटिस ए इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द डैश दैट कैन कॉज माइल्ड टू सीवियर इलनेस। यानी हेपेटाइटिस ए डैश की सूजन है जो हल्की से गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है। तो ये किसका एक तरीके का सूजन है, तो ये लीवर में जब सूजन हो जाता है तो ये हेपेटाइटिस ए का कारण हो सकता है। ये आपका एक वायरल डिजीज है जो कि वायरस से होता है। कैसे हो सकता है, विषाणु से ग्रसित किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए भोजन को खाने से जो शौचालय जाने के बाद अपना हाथ तक नहीं धोता है, या फिर दूषित पानी पीने से, या फिर गंदे नाले में जो मछलियां होती हैं उनको अगर आप खा लेते हो, तो कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आपको ये हेपेटाइटिस हो सकता है। और साथ ही साथ ये किसको अफेक्ट करता है, तो ये हमारे यकृत यानी लीवर को अफेक्ट करता है। आगे है विच केमिकल इज यूज एज फूड प्रिजर्वेटिव। यानी खाद्य परिरक्षक के रूप में किस रसायन का उपयोग करते हैं। तो जितने भी आपके अचार, सिरका, मुरब्बा या फिर कोई ऐसे पैक्ड जो मटेरियल होते हैं खाने वाले, उनके प्रिजर्वेशन के लिए कौन से केमिकल का यूज किया जाता है इनमें से, तो जिसका हम यूज करते हैं वो है आपका सोडियम बेंजोएट। ये आंसर हमारा करेक्ट है। ये एक तरीके का गंधहीन क्रिस्टलीय पाउडर है जो बेंजोइक एसिड यानी बेंजोइक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिला करके बनाया जाता है। तो नाम क्या है इसका, सोडियम बेंजोएट, ये आप ध्यान में रखोगे, जो कि एज अ फूड प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कन्वर्ट्स लिक्विड डायरेक्टली इनटू इट्स वेपर फॉर्म। यानी लिक्विड को डायरेक्टली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं, तो इसे तो हम लोग इवापोरेशन कहते हैं, इवन वेपराइजेशन भी कहते हैं। दो चीजें आपको दिख रही हैं। सब्लिमेशन तो ठोस का डायरेक्ट गैस में बन जाना है ना, बट यहाँ पर और ये जो कंडेंसेशन है, यहाँ पर जो वाष्प आपका बना है वापस से अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। लेकिन इवापोरेशन और वेपराइजेशन तो दोनों एक ही तरह से आपको दिख रहे हैं। कौन सा आंसर इसमें से करेक्ट है। देखिए पहली बात तो जो इवापोरेशन है जिसको हम वाष्पीकरण कहते हैं, ये किसी भी बर्तन में अगर आपने पानी रखा है और इसको आपने धूप में रख दिया, राइट, और यहाँ पर जितना भी पानी है वो वाष्प बन करके उड़ गया, तो इससे हम लोग कहते हैं इवापोरेशन। शर्त यह है कि ये अपने बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं जाना चाहिए कि उबलने लगा तब पानी वाष्प बन करके उड़ रहा है, राइट। तो अगर ये पानी वाष्प बन करके उड़ जाता है किसी नॉर्मल टेम्परेचर पर ही, तो इसे हम इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण कहते हैं। और दूसरा केस कि अगर किसी पौधे में इनके पत्तों से जो पानी है इसके स्टोमेटा से वो वाष्प बन करके उड़ गया, तो ऐसे केस में हम इसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं या वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। दोनों केस में जो लिक्विड है वो वाष्प बन करके उड़ रहा है, राइट, वाष्प बन करके उड़ रहा है। लेकिन इन दोनों को कौन डिफाइन करता है, इनको डिफाइन करता है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन भी ये कोई कंडीशन नहीं कि पौधों की पत्तों से पानी वाष्प बन करके उड़ रहा है या किसी बर्तन में रखा पानी वाष्प बन करके उड़ रहा है। तो जब ये दोनों में आ जाता है तो ये वाला आंसर हमारा परफेक्ट दिख रहा है, राइट, डी आंसर। वैसे ये थोड़ा कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं, इनको चैलेंज किया जा सकता था कि इवापोरेशन भी तो ऐसा ही है जिसमें लिक्विड वाष्प बन करके उड़ रहा है, तो फिर इसमें गलत क्या है ना। बट मेरे हिसाब से जो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए वेपराइजेशन, राइट, वाष्पीकरण।
हिंदी में इसको वेपराइजेशन को वाष्पीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, बट हम इतना जानते हैं इवापोरेशन को कहते हैं वाष्पीकरण, राइट। तो यहाँ पर फिलहाल में डी आंसर आपका करेक्ट है, वेपराइजेशन। आगे है विच फॉसिल फ्यूल इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सेवरल सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस हाइड्रोकार्बन मिक्स्ड विथ वाटर साल्ट एंड अर्थ पार्टिकल्स। अच्छा, कौन सा जीवाश्म ईंधन पानी, नमक, पृथ्वी के कणों के साथ साथ मिश्रित कई ठोस, तरल और गैसीय हाइड्रोकार्बन का एक जटिल मिक्सचर होता है। तो ये और कुछ नहीं बल्कि जो क्रूड ऑयल होता है, जो कच्चा तेल होता है या जो पेट्रोलियम होता है, ये आपका ये जो जीवाश्म आप देख रहे हो, ईंधन पानी नमक पृथ्वी के कणों के साथ साथ कई मिश्रित ठोस, तरल और गैसीय हाइड्रोकार्बन का एक जटिल मिक्सचर होता है। तो बी आंसर हमारे यहाँ पर करेक्ट है। अगर हम बात करें यहाँ पर कोल का, कोयले का, तो इसमें मेनली आपको कार्बन देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ कुछ मात्रा में आपको हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी देखने को मिलेगा, लेकिन मेनली इनमें कार्बन देखने को मिलता है कोल में। एलपीजी आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि एलपीजी में मेनली आपको क्या देखने को मिलता है, तो इसमें आपको प्रोपेन एंड ब्यूटेन देखने को मिलता है। तो प्रोपेन और ब्यूटेन आप इसको ध्यान में रखेंगे एलपीजी के लिए। और नेचुरल गैस में आपको मेनली मेथेन देखने को मिलता है। और क्रूड ऑयल, ये जो आपके जितने भी लिखे गए थे, है ना, ईंधन, ये जो जीवाश्म ईंधन है, इसमें पानी, नमक, पृथ्वी के कणों के साथ साथ कई सारे मिश्रित ठोस, तरल और गैसीय हाइड्रोकार्बन का एक जटिल मिक्सचर होता है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग IITs हैज डेवलप्ड अ पोर्टेबल सोलर पावर्ड कोल्ड स्टोरेज डिवाइस विद 500 kg कैपेसिटी फॉर स्टोरिंग वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। तो ये उस टाइम का जब ये पूछा गया था, तो ये करंट अफेयर टाइप से क्वेश्चन हो गया कि किस IIT ने 500 किलोग्राम सब्जियों और फलों के भंडारण क्षमता वाले एक पोर्टेबल सौर संचालित कोल्ड स्टोरेज उपकरण का निर्माण किया। तो ये IIT मद्रास ने किया था। ये उस टाइम का करंट अफेयर था, जिसको आप ना भी ध्यान में रखो तो कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। आगे है द IUPAC नेम फॉर CH3CO CH3 इज। ये जो आपको CH3CO CH3 दिख रहा है, ये CH3 आपका, अगर हम ऐसे इसको लिख लेते हैं, देखिए CO का मतलब जैसे ही आप देखें तो C पे डबल बॉन्ड O है, और ये आपका कीटोन फंक्शनल ग्रुप का है, ठीक है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप का, जिसमें जो सफिक्स है वो ओन है, राइट। अगर आपको सफिक्स पता चल चुका है कि ये ओन है, तो प्रफिक्स भी आपको पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन टोटल देखने को मिल रहे हैं इसमें। तो 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं। 4 कार्बन को हम लोग ब्यूट कहते हैं। 5 कार्बन को हम लोग पेंट कहते हैं। 1 कार्बन को हम लोग मेथ कहते हैं। 2 कार्बन को हम लोग एथ कहते हैं, ठीक है, एथ। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ऐसे ही आगे चले जाते हैं। बट यहाँ पर तो हमको 3 कार्बन दिख रहा है, तो ये प्रोप है, तो बस आप इसके आगे प्रोप लगा दो, राइट। तो ये आपका क्या हो गया? प्रोपेनोन, ठीक है। ये जो आपका प्रोपेनोन है, यहाँ पर एन भी हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोपेनोन जो है, प्रोप ये आपका प्रफिक्स हो गया, और ओन ये आपका सफिक्स हो गया। प्रोपेनोन ये इसका IUPAC नाम है, ये आपका कीटोन फंक्शनल ग्रुप का सदस्य है। कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है। आगे है विच ऑफ द एल्कली मेटल इज द स्मॉलेस्ट इन साइज। अब देखिए कौन सा क्षारीय धातु आकार में सबसे छोटा है। एल्कली मेटल्स और एल्कली अर्थ मेटल्स, जो पहले और दूसरे ग्रुप होते हैं, पहला ग्रुप को एल्कली मेटल्स और दूसरे ग्रुप को एल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। इसमें आपका हली ना करफ सस्फर ये आता है ना, ये आता है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन का कोई प्लेस फिक्स नहीं है, तो इसको आप हटा दो। बचा आपका लीना करफ सस्फर, यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो जैसे जैसे आप नीचे आओगे, इनका एटॉमिक मास बढ़ता चला जाएगा। सॉरी, यहाँ पर साइज पूछा है ना, तो साइज भी आप देख लो, तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे छोटा साइज किसका होगा? लिथियम का होगा। तो सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। आगे है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स इन द इक्वेशन Na2CO3 + 2HCl। अब अगर आप केमिस्ट्री से थोड़ा बहुत भी घबराते हो, तो आप रिएक्शन देख करके छोड़ नहीं देना है। अब इसको लिखो, कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। ये आपका है Na2CO3 और ये आपका है HCl, इवन 2HCl पहले ही दे दिया है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी सोल्यूशन में अगर हाइड्रोजन है और उस सोल्यूशन में कोई अदर आप कह लो रिएक्टेंट की एंट्री होती है, जिसमें जो एलिमेंट है उसकी रिएक्टिविटी इस हाइड्रोजन से अधिक है, तो वो उसको रिप्लेस कर देता है। यानी ये मैंने बताया था बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला केस, कि यहाँ पर क्लोरीन गर्लफ्रेंड का काम कर रही है। जैसे ही इसको हाइड्रोजन के सिवाय कोई और आता हुआ दिखा, इसमें मिक्स होता हुआ दिखा, जो कि इस हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा पैसे वाला है, तो वो क्लोरीन उसके साथ चली जाएगी। जैसे यहाँ पर Na2 है, आपको पता है जो सोडियम है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इवन पानी के साथ तो और भी ये तगड़ा रिएक्शन करता है। तो ये जो क्लोरीन है वो सोडियम के साथ चली जाएगी, तो ये बन जाएगा आपका NaCl। मतलब कुछ नहीं आता है तो आप ऐसा तो लिख ही सकते हो, बाकी
आगे जो कुछ बचा आपका, जैसे हाइड्रोजन बच रहा है, ये आपका CO3 ऐसा कुछ करके बच रहा है, तो बचा जो आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पर जो NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, आप देख लो कहाँ पर है, साथ ही साथ आप चाहो तो इनको बैलेंस कर सकते हो। तो ये रहा आपका, देखिए NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप इनमें से छाट भी सकते थे इवन, जैसे यहाँ पर देखिए H2O है, लेकिन ये आपका कार्बन कहीं दिख ही नहीं रहा है ना, ये जो C है, तो ये वैसे ही गलत हो गया। और Na2CO3 नहीं होगा, Na2CO3 तो पहले ही था, तो ये वैसे ही गलत है। और यहाँ पर तो सोडियम ही गायब कर दिया, तो ये सब गलत है। डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये आपका रिएक्टिविटी टेबल है, जिसमें मैं कह रहा था कि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव ये सब आपके हैं, पोटेशियम, सोडियम, बैरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे ज्यादा रिएक्टिव है। जबकि अगर यहीं पर कॉपर की एंट्री हुई होती, गोल्ड की एंट्री हुई होती, गोल्ड बोले तो आपका Au, और सिल्वर की एंट्री हुई होती, तो ये लोग इस हाइड्रोजन को रिप्लेस ना कर पाते। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोट्स इन वाटर, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में तैरता है। तो पानी में अगर आप क्वाइन को डालते हो तो ये तैर जाएगा। इवन आप आयरन नेल, अगर आप लोहे की कील को डालते हो तो ये भी तैर जाएगा, सॉरी डूब जाएगा। और स्टोन, पत्थर को डालोगे तो ये भी डूब जाएगा, है ना, पत्थर को भी अगर आप डालोगे तो डूब जाएगा, सिवाय राम नाम लिखा हुआ अगर पत्थर, इसको छोड़ करके, राइट। तो यहाँ पर बचा आपका कॉर्क, बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। कॉर्क, आपने सुना होगा कि कॉर्क की बॉल होती है क्रिकेट मैच में, तो ये तो डूब जाती है। एक्चुअली इसमें कॉर्क का मटेरियल यूज होता है, साथ ही साथ और भी कई सारे मटेरियल यूज हुआ होता है, इस वजह से ये पानी में डूब जाएगा। अदरवाइज केवल कॉर्क का बना होता तो ये काफी हल्का होता। कॉर्क का जो डेंसिटी होता है वो वाटर के डेंसिटी से कम होता है, इस वजह से ये पानी पर तैरने लगता है। कॉर्क का यूज हम लोग जो वाइन होता है, शराब वगैरह होता है, या फिर ऐसे जितने भी ड्रिंक्स वगैरह होते हैं उनके ढक्कनों पर भी तो करते हैं ना, कॉर्क की ढक्कन लगी होती है। और या फिर ऐसे चीज जो पानी में ना डूबे, नाव में इनका यूज होता है। तो बी आंसर हमारे यहाँ पर करेक्ट है, राइट, क्योंकि इसका जो डेंसिटी है वो वाटर से कम होता है। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कनेक्टेड बाई लिगामेंट। लिगामेंट मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, बोन से बोन को जो कनेक्ट करता है ये लिगामेंट है। तो डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। और बोन से जो मसल को कनेक्ट करता है, मांसपेशियों को हड्डियों से, ये आपका टेंडन होता है, ठीक है, टेंडन, यानी इसको हिंदी में कंडरा कहते हैं। आगे है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी स्पेसिफाइड elementary particles as the number of atoms in 12 ग्राम of carbon 12 isotope is known as, यानी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतने ही निर्दिष्ट मूल कण शामिल होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम परमाणुओं की संख्या होती है, इसे हम क्या कहते हैं। तो इसे हम मोल कहते हैं। बी आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देखिए, किसी भी चीज का अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ पर बेसिकली हमारा मास के साथ कंपेरिजन हो रहा है कि ये 12 ग्राम है, तो हम कैसे इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो जितना भी आपको क्वांटिटी का मास दिया हुआ है, ये जो आपका कार्बन 12 है, इसका मास गिवन है, उसको हम ऊपर लिखते हैं 12 ग्राम, और जो इसका एटॉमिक मास या फिर जो मॉलिक्यूलर मास होता है कार्बन 12 का, वो नीचे लिखते हैं। तो कार्बन 12 का जो एटॉमिक मास होता है वो भी 12 ही होता है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है 6 और एटॉमिक मास 12, तो इसी को हम लोग मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं। वैसे मॉलिक्यूलर मास 2 या 2 से अधिक जब एलिमेंट कंबाइन होते हैं, जब वो एक कंपाउंड बनाते हैं, तब हम कहते हैं कि इसका ये मॉलिक्यूलर मास है। बशर्ते यहाँ पर कार्बन 12 अगर अकेला है तो इसके एटॉमिक मास को यहाँ मॉलिक्यूलर मास कह रहे हैं। तो ये मॉलिक्यूलर मास को आपको नीचे रख देना है, जो कि ग्राम पर मोल में होता है ना। ये जो आपका होता है मॉलिक्यूलर मास, ये ग्राम पर मोल में होता है। तो ये आपका ग्राम से ग्राम कटा, 12 से 12 कटा, और ये आपका हो गया मोल सिंपली। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर कितने आया, 1 मोल, राइट, 1 मोल। तो बस ये आपका मोल के बराबर हो जाएगा। ये जो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप था, ये किसके बराबर है, मोल के बराबर है, 1 मोल के बराबर। और 1 मोल की वैल्यू अभी आपने देखी थी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स कह लो, मॉलिक्यूल्स कह लो, आयंस कह लो, जो भी कह लो, पार्टिकल्स कह लो। आगे है, विच विटामिन इज द मोस्ट एसेंशियल फॉर हेल्दी इम्यून सिस्टम, यानी स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए कौन सा विटामिन सबसे आवश्यक है। तो अगर इम्यून सिस्टम आपको बढ़ाना है तो आपको विटामिन सी का सेवन करना चाहिए। एक्चुअली ये जो विटामिन सी है, ये हमारे ब्लड में WBC को बनाने में हेल्प करती है, ठीक है, WBC के निर्माण में ये हेल्प करती हैं। और आपको पता है कि आपके शरीर में जो रोगों से लड़ने का क्षमता प्रोवाइड कराता है वो WBC ही होता है। तो बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत कर रहा है। तो विटामिन सी, इसका सेवन करने से WBC का निर्माण होता है। तो विटामिन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट।
आगे है अ करंट ऑफ 5 एम्पियर्स फ्लोज अराउंड अ सर्किट फॉर 10 सेकेंड्स, हाउ मच चार्ज फ्लोज पास्ट पॉइंट इन द सर्किट इन दिस टाइम। तो ये तो आसान सा सवाल हो गया कि आपको बताना है हाउ मच चार्ज यानी क्यू फ्लोज पास्ट अ पॉइंट इन द सर्किट इन दिस टाइम, इस टाइम में कितना सिंपली चार्ज फ्लो हो जा रहा है। तो क्यू इज इक्वल्स टू आई टी होता है ना। आई की वैल्यू आपको 5 एम्पियर गिवन है, टी की वैल्यू आपको 10 सेकंड पता है, और ये सेकंड में ही होता है और ये एम्पियर में ही होता है ऐसा यूनिट में। तो ये आपका हो गया 5×10⁻50 कूलम्ब। तो बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। आगे है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया डज साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है। तो आपको पता है कि जो साउंड होता है वो सॉलिड में ज्यादा होती है, और सॉलिड में भी जो ज्यादा पैक्ड होते हैं, जिनके मॉलिक्यूल्स काफी पास पास हो, जिनकी डेंसिटी ज्यादा हो। तो यहाँ पर ग्लास भी देखिए आपका सॉलिड है, बट ये इतना डेंस नहीं है जितना कि आयरन, राइट। तो सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आयरन में जो स्पीड है साउंड का वो सबसे ज्यादा होगा, फिर ग्लास में, फिर वाटर में, फिर आपका एयर में, राइट। तो यहाँ पर सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। लोहे में जो साउंड की स्पीड है वो ज्यादा होगी। आगे है हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है। तो ये तो आसान सा सवाल है, ये भी ब्लड में पाया जाता है। आगे है विच ऑफ दीज एनिमल्स हैज अ कोट ऑफ स्पाइंस टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, यानी इन जानवरों में से किसके पास खुद को बचाने के लिए रीढ़ का एक आवरण होता है। तो स्पाइंस का मतलब कांटेदार आवरण होता है, जो कि अपने आप को खुद को बचाते हैं। इनमें से कौन सा वो जानवर है। तो ये जो आपका है हेज हॉग, ठीक है, इसे हिंदी में शाही कहते हैं। ये जो जानवर है कुछ इस तरीके का दिखता है। इसके ऊपर ये जो आवरण इसका है ये कांटेदार होता है। जैसे ही इन पर कोई अटैक करने की कोशिश करता है तो ये अपने आप को सिकोड़ लेते हैं, ठीक है, और जैसे गेंद की तरह अपने आप को ऐसे सिकोड़ लेते हैं, जिससे इनका शिकार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे ये अपने कंट्री में तो नहीं पाए जाते हैं, ये बेसिकली यूरोप में या फिर अफ्रीकन कंट्रीज में या फिर न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले जानवर हैं। ये जो आपका है हेज हॉग, राइट। तो शाही यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड द डैश स्पेस, यानी पदार्थ के कणों के बीच की दूरी को डैश स्थान कहा जाता है। तो पदार्थ के कणों के बीच की दूरी को हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, यानी अंतरा अणुक, हिंदी में अंतरा अणुक है, लेकिन इंग्लिश में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, इंट्रा नहीं इंटर मॉलिक्यूलर, राइट। डी आंसर हमारा करेक्ट है। आगे है वेयर इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो लॉन्गेस्ट जो सबसे लंबी हड्डी होती है ये हमारे जांघ में यानी थाई में पाई जाती है। पहला आंसर करेक्ट है, फीमर नाम है इसका। आगे है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक इट, यानी जिंक के विद्युत अपघटनीय शोधन के दौरान यह क्या होता है। देखिए जब भी आपको कोई मेटल प्योर फॉर्म में पाना होता है तो आप मेटलर्जी का इस्तेमाल करते हो, धातु कर्म का, लेकिन फिर भी वो प्योर फॉर्म में अपने नहीं आ पाता है। जैसे अगर आपको कापर का वायर बनाना है तो आपको मेटलर्जी से ही काम नहीं चलेगा। मेटलर्जी से आप कापर को शुद्ध तो कर लोगे, लेकिन इतना प्योर नहीं कर पाओगे कि वायर आप बना लो। तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पर जिंक को आपको अगर प्योर फॉर्म में रिफाइन करना है तो आपको क्या करना होगा, इसका इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करना होगा। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में हम करते क्या हैं, जिस भी मेटल का आपको रिफाइनिंग करना है उसके सल्फेट का सोल्यूशन लेते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया जिंक सल्फेट का सोल्यूशन, और इसमें हम एक इम्प्योर, ये जो आपका जिंक है, इम्प्योर रॉड को डालते हैं, और एक तरफ आपका ये प्योर जिंक का रॉड होता है, ठीक है। ये प्योर होता है और ये इम्प्योर होता है। जो इम्प्योर वाला टर्मिनल है उसको हम लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, और जो इम्प्योर वाला होता है इसको हम लोग बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। अब जैसे इसमें हम लोग करंट को फ्लो कराते हैं तो ये जो प्योर आपका जिंक है, इम्प्योर जिंक है, ये अपने आयंस में टूट जाता है। ये जो इम्प्योर जिंक था ये आप देखोगे Zn2+ में टूटेगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, तभी तो ये 2+ हुआ। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको कौन अट्रैक्ट कर लेगा, जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे इधर चला जाएगा और यहाँ से होता हुआ यहाँ पर आ जाएगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन था। और ये जो Zn2+ बना ये इस सॉल्यूशन में मिल जाएगा, Zn2+, जो इसके साथ घुल जाएगा सॉल्यूशन के साथ। वो घुल करके इसके जो प्योर वाला जिंक है इस वाले राड पर कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, इस पे बैठने लगेगा, ठीक है, इस पे बैठने लगेगा। और जो नहीं घुलेगा वो यहाँ पर
एनोड मड के रूप में बैठ जाएगा। ठीक है, ये भी आपका गंदगी ही है, इम्प्योर फॉर्म है। लेकिन जो आपका Zn2+ बना है, ये धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ चुका था, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पर इस राड पर ये प्योर आपका जिंक कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। और अब देखोगे कुछ देर में ये राड इतना मोटा हो जाएगा कि फिर आप इसको बाहर निकाल करके फिर से एक दूसरा रॉड यहाँ पर लगा दोगे और ये धीरे धीरे पतला होता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो Zn है वो जो इम्प्योर फॉर्म में है वो ब्रेक हो रहा है Zn2+ में। तो जब ये एकदम पतला हो जाएगा, जब इम्प्योरिटी यहाँ पर मड के रूप में जमा हो जाएगी, तो फिर दूसरा आप यहाँ पर एक रॉड लगाओगे। इस तरीके से आप यहाँ पर प्योर जिंक पाते हो। तो ये जो आपका राड था, इसको हम लोग एनोड कहते हैं, जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था, और ये जो आपका राड था ये कैथोड था, राइट। तो बताइए जिंक कहाँ पर कलेक्ट हुआ? जो जिंक है ये आपका कैथोड पर जाकर के कलेक्ट हुआ। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? जो जिंक है गेट्स डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा कि कैथोड पर ये जमा हो जाता है। आगे है विच पार्ट ऑफ द बॉडी विल बी अंडर एग्जामिनेशन इन एन ईसीजी। ईसीजी से शरीर के किस अंग की जांच होती है? ईसीजी बोले तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और इलेक्ट्रोकार्डियो, कार्डियो का मतलब ये होता है हार्ट से रिलेटेड। तो सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक आपका होता है ईईजी, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम, ये आपका ब्रेन के एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करता है। तो ब्रेन के एक्टिविटी के लिए ईईजी, जबकि हार्ट के एक्टिविटी को कौन रिकॉर्ड करता है? तो ये आपका ईसीजी होता है। तो सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है अ बॉय विथ अ माउथ 3 सेंटीमीटर वाइड स्टैंड्स 4 मीटर अवे फ्रॉम अ प्लेन मिरर, वेयर इज हिज इमेज एंड हाउ वाइड इज द इमेज ऑफ हिज माउथ। तो सिंपल सी बात है, ये कह रहा है कि प्लेन मिरर के सामने एक लड़का खड़ा है जिसका जो मुंह है वो 3 सेंटीमीटर चौड़ा है और 4 मीटर वो दर्पण से दूर खड़ा है। तो बताना है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसके मुंह का प्रतिबिंब की चौड़ाई कितनी होगी। तो जो प्लेन मिरर होता है, अगर इसके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, राइट, तो इसके जो मुंह की चौड़ाई है वो तो उतनी ही दिखेगी इस मिरर में भी, है ना, और ठीक उतनी ही दूरी पर खड़ा होगा जितना ये यहाँ पर है। जैसे 4 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो यहाँ पर भी इसकी जो दूरी होगी वो 4 मीटर ही होगी। अब यहाँ पर हमको जो ऑप्शंस दिए गए हैं, देखिए पहली बात तो चौड़ाई उतनी होगी प्लेन मिरर में, तो 3 सेंटीमीटर यानी 6 सेंटीमीटर वाले गलत हो गए हैं। बाकी यहाँ पर 4 मीटर अवे फ्रॉम हिम, यहाँ पर देखिए फ्रॉम हिम लिखा गया है, आप जल्दबाजी में ये आंसर करेक्ट कर देते जबकि ये गलत है, राइट। यहाँ पर इससे कितनी दूरी है, क्योंकि दर्पण में भी 4 मीटर और इससे बाहर भी 4 मीटर, यानी मिरर के अंदर 4 मीटर और बाहर 4 मीटर, जो इमेज है, इमेज की इससे जो दूरी है वो 4 और ये 4 8 मीटर है। तो पहला आंसर हमारा करेक्ट होगा। जल्दबाजी में हम 4 मीटर की दूरी को करेक्ट आंसर कर सकते थे, राइट। तो ए आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन द स्टिंगिंग नेटल्स, यानी बिच्छू बूटी या आप कह लो बिच्छुओं के डंक में इनमें से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये आपका सिंपली फॉर्मिक एसिड होता है। ये आपका सिंपली HCOOH, जिसको हम लोग मेथेनोइक एसिड कहते हैं। एक कार्बन है, मैंने बताया था एक कार्बन को हम लोग मेथ कहते हैं, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है, ओइक एसिड इसके लास्ट में आता है। तो मेथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड जो भी कह लीजिए, ये इसका करेक्ट आंसर है, जो कि बिच्छुओं के डंक साथ ही साथ चींटियों के भी डंक में पाया जाता है। आगे है वाई आर द सोल्स ऑफ द शूज प्रोवाइडेड विथ ग्रूव्स, यानी जूते के तलवों में खांचे क्यों बनाए जाते हैं? सिंपल सी बात है, इसलिए बनाए जाते हैं ताकि, इसलिए ये खांचे बनाए जाते हैं ताकि इनका जो पकड़ है पृथ्वी के साथ, जमीन के साथ, वो मजबूत रहे, यानी घर्षण जो है उनको बढ़ाने के लिए, तो घर्षण को बढ़ाने के लिए और बेहतर पकड़ प्रदान करने के लिए डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, टू इंक्रीज द फ्रिक्शन एंड टू प्रोवाइड बेटर ग्रिप। आगे है ऑडिटरी सेंस रिफर्स टू, ये जो ऑडिटरी है ये किससे संबंधित है? नाम से ही थोड़ा पता चल रहा है, ऑडिटरी ये आपका सुनने से रिलेटेड है, तो हियरिंग ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऑडिटरी सेंस तो हियरिंग से हो गया, अगर ऑल्फैक्टरी आप सुनो तो ये स्मेल को सेंस करने का काम करता है, अगर आप गैस्टेटरी सुनो तो ये टेस्ट से रिलेटेड होता है, यानी टेस्ट को सेंस करने का काम करता है, खट्टा मीठा, और विजन यानी कि ऑप्टिक, ठीक है, ऑप्टिक का नाम सुनो तो ये विजन से रिलेटेड होते हैं। तो ऑप्टिक, गैस्टेटरी और यहाँ पर आपको ऑल्फैक्टरी करना है, और ये जो ऑडिटरी है ये आपका हियरिंग से रिलेटेड है। ये आंसर हमारा करेक्ट है। आगे है द एरिया ऑफ द रेटिना वेयर द विजन इज हाईएस्ट इज, यानी रेटिना का वह क्षेत्र जहां दृष्टि सर्वाधिक होती है, ये क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग फोविया कहते हैं, ठीक है, ये डी आंसर, गर्तिका कहते हैं हिंदी में, फोविया। ये कहाँ पर आपको दिखता है? तो इधर से अगर लाइट रे जो पड़ रही है वो इस लेंस से होकर इस रेटिना पर इमेज बनाती है, आपको पता है, इस रेटिना पर जब इमेज बनाती है
ये जो रेटिना आपके पीछे यहाँ पर है, इसमें भी एक गहरा सा आप देखोगे स्थान होता है, थोड़ा गहरा होता है, जिसे हम लोग फोबिया कहते हैं, ठीक है, सेंट्रलिस, फोबिया सेंट्रलिस कहते हैं। तो ये जो होता है यहाँ पर सबसे ज्यादा इमेज बनता है। आगे है टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोल्ट मीटर यूज्ड। तो इतना आसान सा सवाल कौन पूछता है कि वोल्ट मीटर का उपयोग हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए करते हैं, विभवांतर को मेजर करने के लिए करते हैं। आगे है द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट वाज डन फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। तो यही वाला जो एक्सपेरिमेंट हुआ था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, इसी में तो इलेक्ट्रॉन का पता चला था, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी ये किसके द्वारा, जे थॉमसन। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय द जे थॉमसन। ये आंसर हमारा करेक्ट है। अगर बात करें तो कभी कभी मतलब इस इनमें तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं कुछ एग्जाम में ये डेट भी पूछ दिया गया है। 1897 में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था जे थॉमसन के द्वारा, जिसमें इलेक्ट्रॉन को खोजा गया था। तो 1897 भी अगर ध्यान में रख पाओ तो आप ध्यान में रखना। आगे है व्हाट आर द मेन डिवाइसेस प्रेजेंट इन अ सोनार व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। तो एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा, गति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो सोनार का मतलब ये होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, राइट, एंड रेंजिंग। तो ये आपका जो सोनार होता है इसमें पूछ रहा है कौन सा मेन रूप से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है या क्या कौन सा ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। तो ये आपका होता है ट्रांसमीटर और डिटेक्टर, राइट। ये सी आंसर हमारा करेक्ट है। ट्रांसमीटर और डिटेक्टर सोनार में यूज होता है टू फाइंड डिस्टेंस, डायरेक्शन, स्पीड अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स को ढूंढने के लिए, राइट। आगे है व्हाट आर एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं। तो एंजाइम्स हम लोग काफी टाइम से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि जितने भी एंजाइम हो, चाहे वो टाइलिन हो, चाहे वो आपका पेप्सिन, रेनिन एंजाइम हो, ये सारे के सारे एंजाइम्स क्या करते हैं, जो भी हम खाना पीना खाते हैं जो पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, इनको सिंपल फॉर्म में ब्रेक करने का काम करते हैं। तो सिंपली ये टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल, यानी जटिल जैविक पदार्थों को सरल अणुओं में परिवर्तित करने का काम करते हैं, जिसे कि हम लोग पाचन कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस बोले तो जो भी सन से हीट आ रही है, जो भी सन से हीट आ रही है, इसको हमारे वायुमंडल से ऊपर ही जो ट्रैप करके रख लेते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपका हो गया है ना, ऐसे ही आपका ओजोन हो गया, ऐसे ही आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। ये आपके ऐसे ये कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड ये ऐसे गैसेस हैं जो सन से आ रही हीट को ट्रैप करके रखते हैं और इसे पृथ्वी के सरफेस पर प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आपके पृथ्वी के या फिर कह लो जो लोअर सरफेस है उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अगर ये जो हीट ट्रैप ना कर पाते तो या तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम होता जिसपे आप सरवाइव ना कर पाते, या फिर हो सकता है अगर ये ज़्यादा अमाउंट में हो जाए, जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को काफ़ी छोड़ते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे गैसेस हैं जो छोड़ते हैं जिनकी वजह से इनका अमाउंट बढ़ भी जाता है। ये ज़्यादा बढ़ गया तो ये ज़्यादा हीट एनर्जी को ट्रैप करेंगे और ज़्यादा यहाँ पर हीट प्रोवाइड कर देंगे अर्थ के सरफेस पर, तो भी दिक्कत है। तो कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो ये वही काम करते हैं, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं। तो ये अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। जैसे ओजोन का जो लेयर है आप जानते हो कि वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, तो इसका नष्ट होना एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर ये नष्ट हुआ धीरे धीरे तो ये हमारे अर्थ के सरफेस को बढ़ा देगा, अर्थ के सरफेस की गर्मी को बढ़ा देगा। तो वही है कि ओजोन हो जाए या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो सन से आ रही हीट एनर्जी को ट्रैप करते हैं और हमारे अर्थ के यानी कि लोअर सरफेस पर ये हीट को प्रोवाइड करने का काम करते हैं, वो भी बैलेंस्ड रूप में। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, राइट। तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। यानी जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोहे के भराव यानी आयरन फिलिंग वाले क्षेत्रों में डाला जाता है तो क्या होता है। अभी हमने बात किया था HCl जैसे ही आपको दिखा और एक आयरन दिखा कि आप इस HCl में आयरन को डुबो रहे हो, तो ये हाइड्रोजन जो है इस आयरन के कंपेरिजन में कम रिएक्टिव है। ये आयरन आएगा, इसको रिप्लेस कर देगा
क्लोरीन किसके साथ चली जाएगी, आयरन के साथ, तो FeCl2 ये बन जाएगा, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगी। तो यहाँ पर क्या बना आपका, ये आपका बना आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, पहला आंसर हमारा करेक्ट है। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो गया। आगे है ह्यूमन ईयर कन्वर्ट्स ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज ऑफ साउंड इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स विच ट्रेवल टू द ब्रेन थ्रू, यानी मानव कान ध्वनि की श्रव्य आवृत्तियों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है जो किसके माध्यम से मस्तिष्क में पहुंचते हैं। तो ऑप्टिक से तो पहुंचेंगे नहीं, ऑप्टिक नर्व तो ये आपका आंखों से रिलेटेड हो गया। और आपका है ट्रोक्लियर नर्व या फिर ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्टरी नर्व आपको पता है सूंघने से रिलेटेड हो गया। बचा आपका ऑडिटरी नर्व, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रवण तंत्रिका के माध्यम से ये हमारे मस्तिष्क में जाते हैं। आगे है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स, जो किसी चालक का प्रतिरोध है ये इसकी किसके अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो R इज इक्वल्स टू ρL/A। तो जो रेजिस्टेंस होता है ये लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, जबकि एरिया क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के तो नहीं होता है, लेंथ के होता है। तो ये तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया डायरेक्ट, और एक अगर मिल गया तो फिर दूसरा जाने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर जो थिकनेस की बात की गई है, ये यही इसके क्रॉस सेक्शन की बात हो रही है कि कितना मोटा है, कितना ये पतला है। अगर पतला होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, और अगर ये मोटा होगा यानी एरिया क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो फिर रेजिस्टेंस आपका कम होगा। तो ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के, राइट, थिकनेस और एरिया क्रॉस सेक्शन के, लेकिन लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहे आज के क्वेश्चंस। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया करे तो आप लोग वीडियो को बस लाइक कर दिया करो, बाकी और भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।